विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय के चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्य के बारे में जानेंगे, उनके प्रकार और उनके स्रोतों पर चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तथ्य का अर्थ। तथ्य के अंतर्गत उन बातों या सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अवलोकन के योग्य हों और जिन्हें लिखित रूप में रखा जा सकता हो। तथ्य संकलन प्रत्येक विज्ञान, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान, का लक्ष्य होता है। व्यवस्थित रूप से संकलित तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जा सकता है। तथ्य संकलन में ही घटनाओं के कार्यकारण संबंधों को जाना जा सकता है। कारण प्रभाव संबंधों का पता लगाया जा सकता है। प्रत्येक विज्ञान में विविध घटनाओं के कारणों एवं प्रभावों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति तथ्यों पर ही निर्भर करती है। तथ्य का तात्पर्य ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्रियों व आंकड़ों से है जो कि क्षेत्रीय कार्य और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। अब हम तथ्यों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक अध्ययन विषय या समस्या के संबंधित तथ्य काफी विविधतापूर्ण होते हैं। कुछ गुणात्मक तो कुछ परिमाणात्मक होते हैं। अध्ययन हेतु तथ्यों का संकलन कई प्रविधियों की सहायता से होता है। अवलोकन विधि, साक्षात्कार, अनुसूची, डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावलियों आदि के माध्यम से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। कई बार अध्ययन विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भी कुछ ऐसे तथ्यों का उपयोग किया जाता है जिन्हें शोधकर्ता या उसके सहायकों ने स्वयं संकलित नहीं किया हो, बल्कि अन्य अध्ययनकर्ताओं ने अपने अपने अध्ययन हेतु प्रकाशित किया हो। जैसे कि पुस्तकें, प्रतिवेदन, पांडुलिपियों ने अपने अपने अध्ययन, डायरियाँ, जनगणना रिपोर्ट आदि से प्राप्त किए जाते हैं। अतः तथ्य प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीय तथ्य। प्राथमिक तथ्यों का संकलन प्रथम बार शोधकर्ता या उसके सहायकों द्वारा क्षेत्रीय कार्य के आधार पर किया जाता है। द्वितीय क्षेत्रों के अंतर्गत वे तथ्य आते हैं जिनका संकलन किसी अन्य अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता, किसी संस्थान या संगठन के द्वारा किया गया है। तो चलिए हम पहले चर्चा करते हैं प्राथमिक तथ्यों पर। वे सभी सूचनाएं, संग्रहित की गई सामग्री और आंकड़े जिन्हें शोधकर्ता ने अपने अध्ययन हेतु स्वयं अपने सहायकों की मदद से एकत्रित किया है, प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। ये तथ्य प्रमुखतः क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। प्राथमिक तथ्य को प्रथम स्तरीय सामग्री, क्षेत्रीय सामग्री एवं आधार या मौलिक सामग्री के नाम से भी पुकारते हैं। इस प्रकार की सामग्री का संकलन शोधकर्ता स्वयं या अपने सहायकों की मदद से या घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करके करता है। यह शोध विषय से संबंधित लोगों से बातचीत करके, साक्षात्कार करके, अनुसूची या डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावलियों की सहायता से करता है। प्राथमिक सामग्री या तथ्य क्योंकि शोधकर्ता द्वारा प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक तथ्य कहते हैं। ये तथ्य नवीन और विश्वसनीय होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे द्वितीय तथ्यों पर। वे सब सूचनाएं, आंकड़े एवं तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु स्वयं संकलित नहीं करता, बल्कि जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित रूप से उपलब्ध हैं, द्वितीयक सामग्री या तथ्य कहलाते हैं। इनमें पत्र, डायरियाँ, आत्मकथाएं, पांडुलिपियाँ, सरकारी प्रतिवेदन, जनगणना रिपोर्ट, गजेटियर, प्रलेख, अभिलेख आदि हैं। इनका तात्पर्य यह है कि द्वितीयक तथ्य पहले से ही उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग कोई शोधकर्ता अपने शोध विषय के आवश्यकता अनुसार करता है। किसी शोधकर्ता या संगठन द्वारा इस प्रकार की सामग्री या तथ्य पहले से संकलित किए होते हैं। अब हम तथ्यों के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। तथ्यों के स्रोत से तात्पर्य यह है कि तथ्यों का संकलन किन स्रोतों या माध्यमों से किया गया है। तथ्य संकलन के स्रोतों के चुनाव में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि ये स्रोत विश्वसनीय नहीं हुए तो संपूर्ण शोध कार्य ही निरर्थक साबित हो सकता है। अतः तथ्य संकलन के विभिन्न स्रोतों को भली भांति से समझ लेना आवश्यक है। प्रमुखतः तीन तरीके से अध्ययन हेतु तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। हम व्यक्ति से स्वयं बातचीत करें, वार्तालाप करें, सीधा प्रश्न करें तथा विषय या समस्या के संबंध में उसके विचार या प्रतिक्रिया को जानें। दूसरा, शोध विषय से संबंधित व्यक्ति, समूह एवं संगठन के क्रियाकलाप, आचार व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करें और इस अवलोकन के आधार पर प्राप्त तथ्यों को संकलित करें। शोध कार्य के समय उन दस्तावेजों, तथ्यों या सामग्री का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करें जो किसी अन्य अध्ययन या शोध हेतु एकत्रित किए गए हैं। तथ्य संकलन के उपयुक्त तीनों स्रोतों को विद्वानों ने प्रमुखतः दो भागों में बांटा है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत
प्राथमिक शोध से तात्पर्य तथ्य से प्राप्त तथ्य वे मौलिक तथ्य होते हैं जिनको संकलित व प्रचारित करने का दायित्व किसी व्यक्ति या शोधकर्ता का होता है जिसने उन्हें एकत्रित किया है। यहाँ हमें यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि प्राथमिक शोध से एकत्रित सामग्री का संकलन करता रिपोर्ट या प्रतिवेदन का लेखक है यह आवश्यक नहीं है। श्रीमती पीवी यंग ने इस बारे में हमें बताया है कि प्राथमिक शोध वे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि प्राथमिक शोध के अंतर्गत हम अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची एवं प्रश्नावली पर यहाँ पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम विचार करेंगे अवलोकन पर। अवलोकन तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। इसमें अध्ययनकर्ता एवं अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन स्थल पर पहुंचकर घटनाओं, दशाओं, वस्तुओं, रीति रिवाजों एवं व्यवहारों को निष्पक्ष रूप से देखता है, तटस्थ होकर उनका अवलोकन करता है और उस आधार पर तथ्यों को एकत्रित करता है। इस प्रविधि का सफल प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही किया जा सकता है। साथ ही ऐसे अध्ययनों द्वारा लोगों के विचार, विश्वास, भावनाओं तथा मनोवृत्तियों से संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका अध्ययन अवलोकन प्रविधि के द्वारा नहीं किया जा सकता। अवलोकन के 3 प्रकार होते हैं: सहभागी अवलोकन, अर्धसहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। अब हम चर्चा करेंगे साक्षात्कार पर। इसमें अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों से सीधा संपर्क स्थापित कर बातचीत की जाती है। साक्षात्कार, इसमें अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न विषयों से सीधा संपर्क स्थापित करके बातचीत की जाती है और अध्ययन हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित की जाती है। इस विधि को साक्षात विधि के नाम से पुकारा जाता है। इसमें अध्ययनकर्ता अनुसूची या साक्षात्कार प्रदर्शिका की सहायता से करता है। वह चाहे तो मुक्त वार्तालाप के माध्यम से तथ्य संकलित कर सकता है। घटना या विषय से जुड़े हुए लोग साक्षात्कार के माध्यम से विश्वसनीय एवं निर्भर योग्य सूचनाएं या तथ्य दे सकते हैं। फिर भी साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा बीच बीच में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनकी सहायता से एकत्रित सामग्री की जांच की जा सके। अनुसूची, अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं या उसके प्रगणक क्षेत्र में जाकर सूचनादाताओं से प्रश्न पूछकर उत्तरों को भरते हैं। इस विधि में अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाताओं के बीच अनुसूची के माध्यम से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो जाता है। इस विधि की सहायता से अशिक्षित व्यक्तियों से भी सूचनाएं सुगमता से प्राप्त की जा सकती है। यह सूचना प्राप्त करने की काफ़ी विश्वसनीय स्रोत है। इस विधि की सहायता से अध्ययन का एक प्रमुख लाभ यह है कि अनुसंधानकर्ता को घटना का अवलोकन करने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। प्रश्नावली, यद्यपि प्रश्नावली की सहायता से प्राथमिक तथ्य संकलित किए जाते हैं, परंतु फिर भी यह सूचना प्राप्ति का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं होकर अप्रत्यक्ष स्रोत है। इस विधि द्वारा अध्ययन में अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होकर अप्रत्यक्ष संबंध रहता है। प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार की जाती प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे वह उत्तरदाता के पास डाक द्वारा इस अनुरोध के साथ भेजता है कि इसे भरकर समय पर अवश्य लौटाएं। इस विधि का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब अध्ययन क्षेत्र या समग्र इतना विस्तृत हो कि सभी सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क कर तथ्य संकलित करना संभव नहीं हो। अब हम प्राथमिक तथ्यों के गुण दोषों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके गुणों पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार के स्रोत द्वारा तथ्य संकलन हेतु प्रयुक्त अध्ययन में लचीलेपन का गुण पाया जाता है। प्राथमिक स्रोत व्यापक क्षेत्र में अध्ययन के लिए उपयुक्त होते हैं। प्राथमिक स्रोतों के द्वारा संकलित तथ्य अधिक यथार्थ एवं विश्वसनीय होते हैं। प्राथमिक स्रोतों से आंतरिक व गुप्त सूचनाओं का संकलन संभव है। प्राथमिक स्रोतों से संकलित सामग्री की सहायता से प्रमाणित निष्कर्षों तक पहुंचा जा सकता है। प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन में समय व धन की काफ़ी बचत होती है। अब हम प्राथमिक के दोषों की चर्चा करते हैं। प्राथमिक स्रोतों के द्वारा तथ्य संकलन में पक्षपात व मिथ्या झुकाव की काफ़ी संभावना होती है। प्राथमिक स्रोतों द्वारा तथ्य संकलन में कठिनाई यह आती है कि शोधकर्ता कई बार सुविधा अनुसार तथ्य संकलित कर लेता है, कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ग्रहण कर लेता है। इससे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की कमी आ जाती है। प्राथमिक स्रोतों द्वारा तथ्य संकलन के कार्य में अध्ययनकर्ता स्वयं लगा होता है और वह सूचनाओं को समय समय पर सूचनादाताओं से सूचना प्रदान करने की दृष्टि से कई सुझाव भी देता है। ये सुझाव अनुसंधानकर्ता के कार्य को सरल बनाते हैं, परंतु इससे तथ्यों की स्वाभाविकता नष्ट हो सकती है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन या ऐतिहासिक विधि द्वारा अध्ययन संभव नहीं है। इसमें प्राथमिक स्रोतों में अध्ययनकर्ता में प्रशिक्षण का अभाव होने के कारण कई बार शोधकार की सफलता संदिग्ध होती है और प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन में सापेक्ष दृष्टि से अधिक मानव शक्ति एवं समय की आवश्यकता पड़ती है। अब हम
द्वितीयक स्रोतों पर चर्चा करेंगे। द्वितीयक स्रोत या सामग्री को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत कहते हैं। श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है कि जिन तथ्यों का उपयोग करने वाले एवं इन्हें प्रथम बार एकत्रित करने वाले लोग पृथक पृथक होते हैं। द्वितीयक स्रोतों में कई बार सुगमता से ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल जाती हैं जो प्राथमिक स्रोतों से नहीं मिल पाती। सामाजिक शोध में द्वितीयक स्रोतों का प्राथमिक स्रोतों की तुलना में कम महत्व है। प्राथमिक तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के लिए द्वितीयक स्रोतों द्वारा प्राप्त तथ्यों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। द्वितीयक स्रोत अध्ययन की प्रारंभिक पृष्ठभूमि निर्मित करने एवं अध्ययन की उद्देश्य तय करने में अपनी उपयुक्त भूमिका निभाते हैं। तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोतों को प्रमुखतः हम दो भागों में बांटते हैं, व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। आइए तो हम इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत वह संपूर्ण लिखित सामग्री आ जाती है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देख समझकर प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत प्रलेखों में व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, आदर्शों आदि का भी समावेश होता है। अब हम यह जानते हैं कि व्यक्तिगत प्रलेखों में किसे शामिल किया जाता है। पत्र, डायरी, जीवन इतिहास, संस्मरण व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत आते हैं। पत्र, सामान्यतः व्यक्ति अपने जीवन में कई पत्र लिखता है। यद्यपि अधिकांशतः पत्र व्यक्तिगत होते हैं परंतु फिर भी महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इतिहासकार एवं जीवनी लेखकों द्वारा पत्रों का विशेष उपयोग किया जाता है। थॉमस एवं नैनकी द्वारा पोलैंड के कृषकों के अपने अध्ययन में सर्वप्रथम पत्रों को काम में लिया गया। व्यक्तिगत पत्र अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। इनसे पत्र लिखने वाले के विचार एवं दृष्टिकोणों को समझने में सहायता मिलती है। पत्र अपने निकट के व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, अतः इनमें व्यक्ति महत्वपूर्ण विचारों, भावनाओं, जीवन की प्रमुख घटनाओं, अनुभवों, प्रेम, घृणा, अपनी योजना आदि को व्यक्त करता है। अध्ययन की दृष्टि से पत्रों की उपयोगिता सीमित है। इसका कारण यह है कि एक तो व्यक्तिगत होने के कारण इन्हें प्राप्त करना कठिन होता है और दूसरा पत्रों में पूर्ण संदर्भ रहित घटनाओं का विवरण नहीं मिलता तथा साथ ही घटनाओं के वर्णन में क्रमबद्धता की भी कमी पाई जाती है। डायरी। कई लोग अपने दिन प्रतिदिन की घटनाओं को डायरी के रूप में लिखते हैं। चूंकि डायरी एक पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है, अतः व्यक्ति अपने जीवन की रहस्यमय बातों का पता लगाने किसी व्यक्ति की जीवन की रहस्यमय बातों का पता लगाने के लिए एक विश्वसनीय स्रोत है। जॉन मेयर ने लिखा है कि डायरियां सबसे ज़्यादा रहस्योद्घाटन करने वाली होती है क्योंकि एक और व्यक्ति को इनका जनता के सामने प्रदर्शित होने का भय नहीं होता और दूसरी ओर इनमें घटनाओं एवं क्रियाओं के घटित एवं संपन्न होने के समय ही बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। इसमें गोपनीय तथ्य प्राप्त होते हैं जो सापेक्ष दृष्टि से अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि लेखक डायरी में घटनाओं का यथार्थ चित्रण करता है। वह प्रदर्शन या प्रकाशन के उद्देश्य से डायरी नहीं लिखता। महापुरुषों के कार्य, यात्रा वर्णन, जेल जीवन का वृत्तांत, युद्ध या किसी अन्य असाधारण घटना के संस्मरण के रूप में लिखी गई होती है। जीवन इतिहास। तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत के रूप में जीवन इतिहास का भी काफी महत्व है। जॉन मेज ने लिखा है कि वास्तविक अर्थ में जीवन इतिहास का तात्पर्य किसी विस्तृत आत्मकथा से होता है। सामान्य अर्थों में इसका प्रयोग किसी की जीवन संबंधी सामग्री के लिए किया जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवन इतिहास का तात्पर्य किसी प्रकार की जीवन सामग्री से है। जीवन इतिहास में मुख्यतः दो रूप हमें देखने को मिलते हैं, आत्मकथा और जीवन चरित्र। जीवन इतिहास आत्मकथा के रूप में स्वयं द्वारा ही लिखी जा सकती है या किसी और व्यक्ति के द्वारा भी। ये दोनों ही द्वितीयक तथ्य संकलन के प्रमुख स्रोत हैं। किसी महापुरुष के जीवन इतिहास से उसके समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं विभिन्न प्रकार की घटनाओं को समझने में सहायता मिलती है। जीवन इतिहास के उपयोग की कुछ सीमाएं भी हैं। प्रथम, इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। आत्मकथा लिखने वाला अधिकांशतः यह जानते हैं कि उनका प्रकाशन होगा, तब वे अनेक दुर्बल पक्षों को कई बार छुपा जाते हैं। परिस्थितियों में घटनाओं का यथार्थ चित्रण नहीं कर पाते। इसमें आत्मकथाओं द्वारा प्राप्त सामग्री की वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता कम होती है। संस्मरण। कई लोग अपनी यात्राओं और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं रोमांचकारी अनुभवों को संस्मरण के रूप में लिखते हैं या इन्हें समय समय पर अन्य व्यक्तियों को सुनाते हैं। यह संस्मरण न केवल व्यक्ति के जीवन अनुभवों का लेखा जोखा होता है, वह महत्वपूर्ण घटनाओं के संस्मरण लिखने का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। यात्राओं में महत्वपूर्ण घटनाओं के संस्करण लिखने का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। उदाहरण के रूप में कोलंबस, फायान, हेनसांग व मैनस्टी ने काफी उपयोगी संस्मरण लिखे। व्यक्तिगत प्रलेखों की उपयोगिता। सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत प्रलेखों का काफी महत्व है। मनोवैज्ञानिक शोध में तो इसकी भी विशेष उपयोगिता है क्योंकि व्यक्तियों की मनोवृत्ति व दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिलती है। सामाजिक घटनाओं के संबंध में प्रलेख विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। स्पष्ट है कि जिस प्रकार कोई अवलोकनकर्ता अपनी सहभागिता के आधार पर किसी समूह की गहराई के साथ अध्ययन करता है, उसी प्रकार सामाजिक शोधकर्ता को पत्रों पर अन्य व्यक्तिगत प्रलेखों के माध्यम से
किसी घटना या दशा से संबंधित आंतरिक बातों का पता चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत प्रलेख अध्ययन के लिए उपयोगी आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब हम सार्वजनिक प्रलेखों पर चर्चा करते हैं। सामग्री संकलन के द्वितीयक स्रोत के रूप में सार्वजनिक प्रलेख काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा सार्वजनिक प्रलेख तैयार कराए जाते हैं। कभी व्यक्तिगत स्तर पर भी तथ्य संकलित किए जाते हैं, और यदि इन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में लिया जाता है तो ऐसी सामग्री भी सार्वजनिक प्रलेख के अंतर्गत आती है। सार्वजनिक प्रलेखों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, प्रकाशित प्रलेख और अप्रकाशित प्रलेख। प्रकाशित प्रलेख सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा समय समय पर कई तथ्य प्राथमिक रूप से संकलित किए जाते हैं और जिन्हें सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रकाशित किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? शोध संस्थानों के प्रतिवेदन। विभिन्न शोध संस्थान अपने शोध कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हुए समय समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यह सामग्री अन्य शोधकर्ताओं के लिए काफी उपयोगी प्रमाणित होती है। टाटा समाज विज्ञान संस्थान, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षणिक शोध तथा प्रशिक्षण संस्थान, समाज विज्ञान शोध परिषद एवं राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक शोध परिषद ने अपने प्रतिवेदनों का समय समय पर प्रकाशन किया है। व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन। अनेक शोध पत्र शोध छात्र विभिन्न क्षेत्रों में अपना शोध कार्य संपन्न कर शोध निबंध प्रकाशित करते हैं। ये प्रकाशन भी सार्वजनिक प्रलेख के रूप में द्वितीयक सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं। समितियों में आयोगों के प्रतिवेदन। अनेक सरकारी व गैर सरकारी समिति तथा आयोग द्वारा समय समय पर अपने प्रतिवेदन प्रकाशित कराए जाते हैं। इन समितियों व आयोगों द्वारा कई प्रकार के तथ्य संकलित कराए जाते हैं, जैसे शिक्षा संबंधी आंकड़े, अपराध संबंधी आंकड़े, निर्धनता व बेकारी संबंधी आंकड़े, जिन्हें सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रकाशित किया जाता है। व्यावसायिक संस्थाओं एवं परिषदों के प्रकाशन। राष्ट्रीय उत्पादन परिषद, बाल कल्याण परिषद, सूती कपड़ा मिल मालिक संघ, आर्थिक व सांख्यिकी निर्देशालय, कृषि विभाग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि के प्रकाशन तथ्य संकलन के महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत हैं। राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष आदि के द्वारा समय समय पर प्रकाशित सामग्री तथ्य संकलन का विश्वसनीय स्रोत होता है। पत्र पत्रिकाएं। विभिन्न शोध पत्र समय समय पर प्रकाशित होते हैं। अनेक शोध पत्रिकाएं भी निकालती रहती हैं। इनके अलावा दिन प्रतिदिन की घटनाओं का विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है। इनमें कई लेख व संपादकीय भी छपते हैं। रेडियो व दूरदर्शन भी मूल्यवान सामग्री उपलब्ध कराता है। अब हम चर्चा करेंगे अप्रकाशित लेखों की, प्रलेखों की। इनके अंतर्गत सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कुछ सामग्री उनकी गोपनीयता को बनाए रखने हेतु प्रकाशित नहीं कराई जाती है, जबकि कुछ सामग्री आर्थिक या अन्य कारणों से प्रकाशित नहीं हो पाती है। इनमें हम शामिल करते हैं अभिलेख। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार कई प्रकार के आंकड़े और सूचनाएं एकत्रित करके रखे जाते हैं। यह संपूर्ण सामग्री अभिलेख विभिन्न समितियों, संगठनों, आयोगों के प्रतिवेदनों में समय समय पर आयोजित होने वाली बैठकों की कार्रवाई के रूप में होती है। यद्यपि यह सामग्री गोपनीय होती है, परंतु साथ ही काफ़ी विश्वसनीय भी होती है। अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन। अनेक अनुसंधानकर्ता शोध कार्य के आधार पर महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तो तैयार कर लेते हैं, शोध निबंध तो लिख लेते हैं, परंतु उनमें से अधिकांश अप्रकाशित ही रह जाते हैं। ये भी सूचना प्राप्ति एवं सामग्री के सत्यापन के प्रमुख स्रोत हैं। पांडुलिपियाँ। कुछ महापुरुष, समाज सुधारक, नेता एवं विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन एवं तथ्य संकलन कर पांडुलिपियाँ तैयार करते हैं। वे किन्हीं कारण से इन्हें प्रकाशित नहीं करा पाते। इनमें काफ़ी उपयोगी सामग्री होती है। शोध हेतु इन पांडुलिपियों को प्राप्त करना काफ़ी कठिन होता है। कई बार इन्हें संग्रहालयों में सुरक्षित रख दिया जाता है, जहां इनका लाभ उठाया जा सके। अप्रकाशित लोकगीत, लोक संस्कृति, शिलालेख और लोक गाथाएं, ये द्वितीयक तथ्य संकलन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मानव शास्त्रियों के द्वारा अनेक अध्ययनों में इनका काफ़ी उपयोग किया जाता है। तो आज बच्चों हमने तथ्यों के बारे में विस्तृत चर्चा की। प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य, उनके प्राप्त करने के स्रोतों के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।